हेलो दोस्तों, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो फटाक से रिकैप कर लेते हैं लास्ट वीडियो का। तो लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि जेसी लिवरमोर जैसे उनको पता चलता है कि किस प्रकार से उनको कॉस्मोपॉलिटन ब्रोकरेज हाउस में ज़्यादा पेनल्टी चार्जेस किया जा रहा है, ज़्यादा प्रीमियम पे देना पड़ा है, मतलब कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस है। वो अपना प्लान बनाते हैं कि उनको अब जाना चाहिए न्यूयॉर्क में एंड वॉल स्ट्रीट में जाके अच्छे से बड़े लेवल पर ट्रेडिंग करना चाहिए। तो वो शिफ्ट हो जाते हैं न्यूयॉर्क में एट द एज ऑफ 21 और अपने साथ $25,000 लेकर। पर वहाँ पर जाने के बाद 6 महीने के अंदर उनको सक्सेस नहीं मिलती है और सारे अपना कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं। फिर दोबारा से कैपिटल जुगाड़ करने के लिए वापस से डब्बा मार्केट में जाते हैं, सेंट लुइस में। वहाँ पर थोड़ा मोड़ा पैसे अर्न करके आते हैं एंड वापस न्यूयॉर्क में ट्रेडिंग करने लगते हैं। बट स्टिल उनको अभी तक सक्सेस नहीं मिली है। तो चलिए आगे की कहानी यहाँ पर जानते हैं। तो इस चैप्टर में ये कह रहे हैं कि एक इंसान को अपनी सारी गलतियों को समझने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। वो कहते हैं, एक नॉर्मल कहावत है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोई बुल साइड या बियर साइड नहीं, यहाँ पर एक ही सही रास्ता है, वो है राइट साइड। आपको उस मोमेंट पे राइट साइड में होना है। जैसे लिए और बताते हैं कि उन्होंने अपनी गलतियों से वो काफ़ी कुछ सीखे हैं। और वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी गलती से सीखा कि कभी भी उनको एडवांस में एक्शन नहीं लेना चाहिए। जब भी वो कॉन्फिडेंट होकर एक्शन लेते थे सारे चेक लिस्ट को टिक करने के बाद, तब उनको प्रॉफिट होता है। उनको तब तक लॉसेस हुए हैं जब उन्होंने अर्ली एक्शन लिया है। वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक्स की है, कई बार अपना कैपिटल पूरा जीरो कर दिया है, बट स्टिल उन सब लॉसेस से वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखे भी। और हर बार लॉस करने के बाद उनके अंदर जो खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो कभी भी नहीं गिरा। वो खुद पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे और उनको लगता था कि वो इससे और अच्छा कर सकते हैं। इसलिए वो इस बात पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि कभी भी हमको दूसरों के टिप पे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, दूसरों के टिप से काम नहीं करना चाहिए। खुद का जजमेंट होना चाहिए, खुद के एक्शन ही लेने चाहिए। वो कह रहे हैं उनको लगभग 5 साल वहां पर लग गए। वो छोटे छोटे प्रॉफिट्स तो करते हैं, लेकिन लगभग 5 साल इस बात को समझने में लग गए कि किस प्रकार से एक छोटे प्रॉफिट्स को बड़े प्रॉफिट्स में कन्वर्ट किया जाए। वो कहते हैं कि वॉल स्ट्रीट में वो कई बार अपने पैसे को हारे और वहाँ पर उनको समझ आया कि स्पेकुलेशन बहुत ही ज़्यादा हार्ड बिजनेस है, इतना आसान नहीं है। स्पेकुलेशन में हमको हर टाइम कुछ ना कुछ एक्शंस लेते रहना है, और अगर एक्शंस नहीं ले रहे हैं इसका मतलब हम स्पेकुलेशन नहीं कर रहे हैं। वो बताते हैं कि जब वो फुलरटन्स कंपनी में गए न्यूयॉर्क में, वहाँ पर ट्रेडिंग करने लगे, तब उनको एक बात समझ आई कि स्टॉक मार्केट वो जितना समझ रहे हैं, है ना, जो वो जितना बकेट शॉप के हिसाब से समझते थे, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है और उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें सीखने की ज़रूरत है यहाँ पर उनको। वो कहते हैं कि उनका जो टेप रीडिंग की एबिलिटी थी, टेप रीडिंग के हिसाब से वो सारे एक्शंस लेते थे बकेट शॉप में, उनसे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होता था। लेकिन सिर्फ टेप रीडिंग यहाँ पर उनको काम नहीं आ रही थी, और सिर्फ टेप रीडिंग के भरोसे वो ज़्यादा पैसे यहाँ पर नहीं कमा पा रहे थे, सक्सेस नहीं मिल रहा था। ये बात उनको समझ तो आ गई थी कि सिर्फ टेप रीडिंग काफ़ी नहीं है यहाँ पर अच्छे सक्सेसफुल होने के लिए, बट स्टिल वो इग्नोरेंट थे एंड वो इस बात को इग्नोर कर रहे थे और एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। वो अपना अर्ली एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जब वो पहली बार न्यूयॉर्क में आए थे इस थॉट को लेकर कि मेरे को यहाँ पर अच्छे बड़े लेवल पर ट्रेडिंग करना है, तो वो फर्स्ट डे ही जाके फ्लटन्स एंड कंपनी में अपना अकाउंट ओपन करते हैं, पैसे डिपॉजिट करते हैं एंड सेम डे वो ट्रेड करने के लिए रेडी रहते हैं। वहाँ पर जब उस ऑफिस में जाकर देखते हैं तो बहुत सारे उनको एक चार्ट दिखाई देता है, बोर्ड दिखाई देता है। अपने पुराने दिन याद आते हैं कि मैं भी इस बोर्ड में स्टॉक प्राइसेस लिखा करता था, मूवमेंट्स लिखा करता था। सारी चीज़ उनको देख के फेमिलियर लगता है कि भाई ये सब चीज़ों को तो मैं पहले से जानता हूँ, है ना। तो उनको हर चीज़ फेमिलियर वहाँ नज़र आती है। उनको लगता है कि जब सब चीज़ फेमिलियर है तो मेरा ट्रेड भी फेमिलियर होगा एंड मेरा ट्रेडिंग स्टाइल भी यहाँ पर काम करेगा, और इस कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। वो अपना फर्स्ट ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि वो एक पर्टिकुलर शेयर को शॉर्ट करना चाहते थे, उसमें थोड़ा बेरिश थे अपने टेप के हिसाब से, ठीक है। टेप से वो पूरा एक्शंस लिया करते थे, उस टेप के हिसाब से कुछ सुनते हैं उसमें एंड उससे वो सोचते हैं कि मेरे को 100 रुपये प्राइस में इसको शॉर्ट करना है, ठीक है। टिकट काट लेते हैं शॉर्ट करने के लिए और लगभग 1100 शेयर्स उसका खरीद फरोख्त करते हैं उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन वो जिस भी प्राइस में करना चाहते हैं, तो 85 पे सेल करना चाहते थे, 84 एंड समथिंग में अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो इस प्रकार से उस दिन में वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। एंड बाय द एंड ऑफ दैट डे वो टोटल नेट नेट माइनस $1100 के लॉस में रहते हैं, $1100 के लॉस में रहते हैं। तो लेकिन वापस जब देखते हैं तो पता चलता है कि ऐसा नहीं कि सभी ट्रेड लॉस किए थे, कुछ में प्रॉफिट थे कुछ में लॉस थे, बट अल्टीमेटली वो $1100 के लॉस में थे। यहाँ पर वो चीज़ अपने लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, इन द सेंस वो अपना मिस्टेक यहाँ पर उनको जज नहीं कर पाए कि क्या गलती हुई थी। मैं जिस तरीके से बकेट शॉप में करता था सेम तरीके से तो यहाँ पर किया था, बट स्टिल मेरे को लॉस क्यों हुआ, इस चीज़ को उन्होंने इग्नोर कर दिया, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और ऐसे बहुत दिन तक चलता रहा और उनको 6 महीने लगे टोटल अपने अकाउंट को वैनिश करने में, पूरा खत्म करने में। तब उनको समझ आया कि भैया मेरे ट्रेडिंग स्टाइल में कुछ तो गड़बड़ी है, ठीक है ना। जिस हिसाब से मैं बकेट शॉप में ट्रेडिंग करता था वो चीज़ यहाँ पर काम नहीं आ रही है, उनको ये बात समझ आ गई थी। एंड वापस से वो थोड़ा मोड़ा पैसे उधार लेकर जाते हैं सेंट लुइस में एंड पैसे वहाँ से इकट्ठा करते हैं। इस कहानी को हम ऑलरेडी चैप्टर 3 में जान चुके हैं। अब जब वो दोबारा वापस से आते हैं थोड़ा मोड़ा पैसे लेकर, 6 महीने पैसे अपने वाइप आउट करने के बाद, पूरा खाली करने के बाद, उनको एक बात समझ आती है कि भैया सिर्फ टेप के भरोसे मैं ट्रेड नहीं ले सकता, इसके
भरोसे थोड़ा तो मेरे से कुछ गड़बड़ी हो रही है, मेरे को कुछ और भी चीज़ करना पड़ेगा। इस बात को समझ चुके थे, रियलाइज़ कर चुके थे, बट स्टिल वो इग्नोरेंट थे, वो इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे एंड कुछ अलग तरीका ढूँढ नहीं पा रहे थे। उसी तरीके से ट्रेड करने लगे थे अभी भी। तो उसी दौरान एक टाइम ऐसा आया कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका था मार्केट एंड हर आदमी मार्केट से प्रॉफ़िट ही कमा रहा था। कोई भी आता था जो नॉर्मली जो शेयर्स दिन में ट्रेड होते थे वो 50,000 के आस-पास थे एंड उस बुल रन के टाइम पर हर दिन 2 मिलियन 3 मिलियन शेयर्स ट्रेड होने लगे थे। इतना ज़्यादा बुल रन चल रहा था, हर आदमी प्रॉफ़िट कमा रहा था। बता रहे हैं कि इस टाइम पर भी खुद जेसी लिवरमोर इतने ह्यूज क्वांटिटी में ट्रेड करने के बावजूद बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं कर पाए थे एंड काफ़ी ज़्यादा मार्केट स्ट्रेच होने के बाद उनको थोड़ा बहुत अपने नॉलेज से समझ आ गया था भाई अब तो मार्केट गिरने का टाइम आ गया है एंड वो कहीं ना कहीं खुद बियरिश हो चुके थे एंड वो कई सारे स्टॉक्स में बियरिश ट्रेड लिए एंड उनमें उसको लॉसेस करना पड़ा जब बाकी सब लोग प्रॉफिट कर रहे थे, ये खुद लॉस किए बहुत सारे में। बट अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर स्टॉक था जिसमें उन्होंने शॉर्ट करके रखा था, उसमें सॉरी शॉर्ट नहीं किया था और उसमें लॉन्ग किए हुए थे। वो स्टॉक था नॉर्दर्न पैसिफिक। इस पर्टिकुलर स्टॉक में बाकी सब इनके कलीग्स जो ऑफिस मेट्स थे वो बोले थे कि इसमें निकल जाओ, इसमें बियरिशनेस है, बट स्टिल ये उसमें टिके हुए थे बाय पोजीशन में एंड उस पर्टिकुलर स्टॉक में इनको टोटल 30 पॉइंट्स का गेन हुआ एंड टोटली इन्होंने 51,000 डॉलर का प्रॉफिट किया था, जो बताते हैं कि काफ़ी बड़ा प्रॉफिट था इनके लिए उस टाइम पर। ये सबसे बड़ा प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया था वॉल स्ट्रीट में आकर, जो कि था 51,000 डॉलर था एक पर्टिकुलर ट्रेड। जैसे ही ये 51,000 डॉलर अर्न किए थे उस दिन ये पूरे कैश आउट करके अपने हाथ में कैश रखे हुए थे। उसके 2 से 3 दिन नहीं लगे इस पैसे को वापस जाने में। वो बताते हैं कि एक पर्टिकुलर उनके साथ इंसिडेंट हुआ है ना, वो अपनी गलती को समझ नहीं पा रहे थे, उनको पता था बट वो इग्नोरेंट थे, वो उस चीज़ को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे थे, उनके साथ दिक्कत हो रही थी। तो एक पर्टिकुलर नेक्स्ट ट्रेड वो लेते हैं जिसमें क्या होता है कि उनका कहीं ना कहीं व्यू बिरिश हो गया रहता है। प्रॉपर एनालिसिस के हिसाब से टेप वगैरह से वो सुन के समझ जाते हैं कि इसमें मेरे को एक बिरिश ट्रेड लेना है एंड वो प्लान करते हैं कि उनको 100 रुपीज़ के प्राइस में शॉर्ट करना है। तो नेक्स्ट डे वो टेप से सुनने के बाद ऑर्डर देते हैं अपने ब्रोकर को कि भैया मेरे को इतने पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स शॉर्ट कर दो। लेकिन जब तक वो शॉर्ट करते हैं तब तक ऑलरेडी इतना बड़ा न्यूज़ हो चुका रहता है कि वो जो उनका एग्जीक्यूशन प्राइस होता है वो ऑलरेडी 80 टू 85 के आसपास में हो जाता है, काफ़ी नीचे उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। तब उनको समझ आता है कि इनका टेप तो काफ़ी ज़्यादा लेट है मार्केट से, है ना। जो चीज़ वो जो उन्होंने प्लान किया था, जो उनका एनालिसिस था वो तो सही है, बट ऑलरेडी उनको जो इन्फॉर्मेशन अभी मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा लेट है। वो जैसे ही ये बात समझते हैं उनको पता चलता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर प्राइस है वो तो बार्गेन डिस्काउंटेड प्राइस है, यहाँ से तो फटाक से अप मूव आ जाएगा और इस पर्टिकुलर प्राइस में तो मैं खरीदने वाला था, बेचकर निकलने वाला था। तो ये चीज़ उनको समझ आती है। देखते ही देखते वो अपने ब्रोकर को बोलते हैं कि भाई मेरा पोजीशंस कट करो क्योंकि यहाँ पर मैं खरीदने वाला था। तो जैसे ही पोजीशंस कट करने के लिए ऑर्डर डालते हैं तो फिर जो उनका बाइंग प्राइस जो वो सोचे थे उससे ऑलमोस्ट 10 से 15 पॉइंट और ऊपर में इनको बाइंग हो जाता है। तो इस प्रकार से इनको ऊपर साइड भी लॉस हो जाता है एंड बेचते टाइम भी लॉस हो जाता है एंड खरीदते टाइम भी लॉस हो जाता है। टोटल 35 पॉइंट्स के आसपास का लॉस होता है एंड टोटली जो 50,000 ये अर्न करके गए थे 2-3 दिन पहले, टोटली वाइप आउट हो जाता है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। अब भी उनको ये बात समझ आ चुकी थी कि भाई सिर्फ टेप रीडिंग काफ़ी नहीं है, टेप रीडिंग के अलावा और भी चीज़ें इनको फॉलो करनी पड़ेंगी क्योंकि वो काफ़ी लेट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इस बात को अभी भी समझ चुके थे, बट सिर्फ इग्नोरेंट होने की वजह से वो कुछ नया तरीका नहीं ढूंढ पा रहे थे। एक बात उनको समझ आ गई थी कि भाई यहाँ पर जिस हिसाब से मैं बकेट मार्केट में करता था कि एग्जैक्ट जो प्राइस है उसी में मेरे को शेयर खरीद सकूँ या बेच सकूँ, वो चीज़ तो यहाँ पर नहीं हो सकती, लिमिट प्राइस में नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ उनको समझ आ गई थी। तो बट स्टिल वो स्पेकुलेशन कर रहे थे और ऐसा नहीं था कि वो टोटली हर बार लॉस कर रहे थे, वो पैसे अपना लिविंग के लिए पैसे कमा पा रहे थे मार्केट से, है ना। तो वो क्या चीज़ था, वो स्पेकुलेशन ही था जिसकी वजह से ये मार्केट में बने हुए थे। वो तरीका ये था कि भले वो पॉइंट टू पॉइंट कैप्चर नहीं कर पाते थे बट एटलीस्ट वो डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने में सक्षम थे अभी भी। अगर उनको पता था ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने वाला है तो वो ऊपर जाता था, वो जब नीचे जाने वाला वो सोचते थे वो नीचे जाता था, बट एग्जैक्टली किस पॉइंट पे एंट्री करना है किस पॉइंट पे एग्जिट करना है ये चीज़ में उनको प्रॉब्लम हो रहा था। बट स्टिल क्योंकि डायरेक्शन की नॉलेज होने की वजह से वो अभी भी मार्केट में टिके हुए थे, प्रॉफिट्स कमाते थे टाइम टू टाइम, बट उसको लूज भी कर देते थे। इस बात को समझने में इनको बहुत ज़्यादा समय लग गया कि असली जो उनका गेम है वॉल स्ट्रीट में वो दो दो पॉइंट्स के बीच स्पेकुलेट करने का नहीं है, बल्कि मार्केट के डायरेक्शन को पकड़ के बड़े साइड को कैप्चर करने का ये गेम खेलना है इनको यहाँ पर, और वो उनका गेम है। इस बात को समझने में उनको काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। और जब ऐसे बार बार उनको लॉसेस होते थे तो कई बार उनको ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे मार्केट से, उनको लगता था कि भाई न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट में वो अब प्रॉफिट नहीं कर सकते, और कई बार उनकी इच्छा होती थी कि मैं सब छोड़ छाड़ के वापस चला जाऊँ किसी दूसरे बिजनेस में लग जाऊँ करके, ऐसा उनके मन में कई बार ख्याल भी आए थे। बट स्टिल 21 साल, अभी भी उनकी उम्र सिर्फ 23 साल की है और स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा सक्सेस देने के कारण उनका जो लाइफ स्टाइल था, जो उनका लिवलीहुड था, थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो चुका था एंड उनको अच्छी लाइफ स्टाइल पसंद थी। बट स्टिल इतनी सारी गलतियों करने के बावजूद भी क्योंकि उनके पास इतना नॉलेज था डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने का, वो
स्टिल प्रॉफिट कमाते थे, उसको लूज़ करते थे, एंड स्टिल वहाँ पर न्यूयॉर्क में एट द एज ऑफ 23 खुद का लिविंग करने के लिए ही वॉज एबल एट दैट कंडीशन। तो यही था, उनको काफ़ी देर बाद ये समझ आया कि भाई उनका गेम एक्चुअली स्पेकुलेटिंग नहीं है, देख पॉइंट टू पॉइंट पकड़ने का नहीं है, बल्कि एक डायरेक्शन को पकड़ के उसमें बड़ा प्रॉफिट्स कमाने का। इस बात को उनको फाइनली यहाँ पर रियलाइज़ हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद की स्टोरी जानते हैं। अगले वीडियो में मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।